नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था की और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना। क्योंकि जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद भी अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था हम बदल नहीं पाए तो इसमें किसकी गलती है? सभी सरकारें जो आई और जो सरकार आज है हमारे लिए। बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई भी देश माना जाता है 2 स्तंभों पे सुदृढ़ होता है जल्दी, वो है शिक्षा और सुरक्षा। स्वतंत्र वीर सावरकर हमेशा ये कहते थे कि अगर भारत को विकसित और सुदृढ़ बनाना है तो इस दोनों व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो और शिक्षा प्रणाली हो। मैकॉले साहब ने हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली और जो आज भी उसी तरह से कायम है, जो हमारे मानसिक गुलामी का एक प्रतीक है। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि कैसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के पेपर्स लीक हो रहे, एक के बाद एक नीट हो, फिर अभी सीबीएसई का हो, इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी सरकार की तरफ से एज़ सच कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की संभावना दिखती नहीं है, ना ही इसके ऊपर सरकार सामने आकर खुलकर ऐसा कहती है कि हम अब ऐसा स्ट्रिक्टली करेंगे। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि 6 जून को हमारे बीच में अ, अमेरिका से कोई आने वाला है और वो लीड करने वाले हैं हमको। कितनी अजीब बात है ना कि कोई बाहर से आता है, भले ही वो हमारे देश का क्यों ना हो, लेकिन हमारी समस्या सबके सामने उजागर करने के लिए आएगा, बात करेगा, पता नहीं आंदोलन करेगा, जो भी है। तो क्या ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट उभरेगा सरकार के लिए और सरकार ने अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर। जी, वर्षा जी धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सर आप बहुत दिनों के बाद जुड़े इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और सर काफ़ी सर व्यस्तता थी इस बार। हाँ, और सर जैसे कि हम जान रहे हैं कि 6 जून की तारीख है और कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर आने वाले हैं अमेरिका से अपना ज्ञान बाँटने के लिए। तो सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैं आपको बताऊँ इसमें ऐसा है कि एक तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है, मैं नहीं मानता कि वो इतना कुछ कर पाएगी। क्योंकि ये जो भी इसकी हवा जो है, वैसे इसको थोड़ा-सा मैं बदल के उच्चारण करूँ तो ये एक हव्वा है, जो सोशल मीडिया पर चला है। ये भी मान सकते हैं कि जेन ज़ी जो है, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है। अब सोशल मीडिया की जो पूरी की पूरी मशीनरी है, यस, वो अलग है, वो एल्गोरिदम से चलता है। व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो बुद्धि से चलता है, वो एल्गोरिदम से नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं नहीं मानता कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया पर जो बनी, उसके जो संस्थापक हैं, वो अभिजीत दीपके यहाँ पर आके ऐसा कोई बड़ा गुल खिला पाएँगे। प्रश्न जो है वो आपने जो उठाया वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था में जो होना चाहिए। व्यवस्था आज भी अभी भी केवल हमने एक नीति बदल दी है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, वो हमारे पास नीति है। लेकिन जो सिस्टम है, वो अभी भी वैसे ही लोगों के हाथ में है। यस, इसको देखना चाहिए, सरकार ने ये ध्यान में करना चाहिए, सरकार के ध्यान में ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ध्यान में होगा ही होगा। क्योंकि जो कई देशों में हुआ, जेन ज़ी को उकसाकर सत्ता परिवर्तन करवाया गया। रिजिम चेंज करने का जो प्रयास चल रहा है आज पूरे विश्व में। अब कौन है इसके पीछे? सब कहते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट में कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता। अब हमारे लिए अगर हम कहें तो डीप स्टेट हमारे सामने अभी जो चेहरे आते हैं वो 2 रहते हैं। एक है अमेरिका जो नहीं चाहता कि भारत में ऐसी कोई संप्रभु सरकार हो जो टफेस्ट बार्गेनर जिसको ट्रंप ने बोला था, ऐसे टफेस्ट बार्गेनर प्रधानमंत्री बनकर रहें। ये नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था मैं आपको बताऊं।
बताइए, तो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई वहां पर हो। चीन नहीं चाहता कि भारत के सैनिक आए, चीन के सैनिकों को मारकर वहां पर डटे रहें। तो हमारे लिए जो डीप स्टेट जो है, ये दो तो है। तीसरा डीप स्टेट अगर हम देखने जाएं तो वो है ये हमारे वामपंथी लिबरल जो है, लेफ्ट लिबरल जिसे कहते हैं, जो अब केरला से भी उखड़ चुके हैं। अब भारत के किसी कोने में इनका कोई अस्तित्व नहीं। इसका ये जो लेफ्ट लिबरल हैं, इनका अस्तित्व जो है वो अब नैरेटिव के बीच में रह गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्तमान में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नैरेटिव की लड़ाई, और ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, उस नैरेटिव में ये जो है शब्दों को पकड़ना, उस शब्दों को भुनाना। यस। कॉकरोच जनता पार्टी, ये अभिजीत डिपके ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द को पकड़ा, उसको भुनाया। अभी जो हो रहा है वो ये है कि सरकार के ओर से मैं ऐसा मानता हूं कि विजिलेंट होना चाहिए था। जब ये कॉकरोच पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर बनी, जमीन पर अभी कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं देखा था, कुछ लोगों ने भारत के दक्षिण क्षेत्र के कहीं पर ऐसा कुछ आह्वान किया था कि आइए हम प्रोटेस्ट करते हैं, 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। तो सोशल मीडिया पर 2 लाख, 2 करोड़ या 20 करोड़ एकत्रित कर लेना, ये कोई नई बात है। इसमें ऐसा भी होता है कि आपके 50% से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो सरकार के समर्थन वाले होते हैं, जो आकर देखते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हो। तो वो जो है वो सब आपके समर्थन में है, ये मानना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये मूर्खों के स्वर्ग में विहार करना होता है, और लोग करते भी हैं। सरकार का जो प्रश्न है वो ये है, उनको विजिलेंट होना चाहिए। 2024 में जब नेट यूजी का पेपर लीक हुआ, कि इतिहास में शायद पहली बार हुआ। अब वही एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2 वर्ष पूरे हुए, इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, और उसके अध्यक्ष क्या वो मिनिस्ट्री के सामने मतलब आयोग के सामने जाते हैं तो कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, और बाहर कुछ अलग बोला जाता है, अंदर जाकर कुछ अलग बोलते हैं। अब यहां से जो बात आई है वो है जेन जी। कॉकरोच पार्टी ने जो शब्द पकड़ा था, उस शब्द को उसने, क्योंकि वो बेरोजगारों के लिए, वो वकालत करने वाले जो लोग थे उनके लिए कहा था ये, बिल्कुल। तो उसको जो कॉकरोच यानी बेरोजगार, उसके बाद उसी शब्द को भुनाने के लिए फिर ये नीट पेपर लीक को उठाया गया। उसके बाद जो हुआ ये सीबीएसई का कांड हुआ। अब देखिए सरकार का जो रवैया है, सरकार को अभी सख्त होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप सीबीएसई के जो चेयरमैन वगैरह उनका तबादला कर देते हैं, एनटीए का पूरा बॉडी अभी भी जस का तस है। क्यों है ये प्रश्न सरकार के ऊपर कोई भी उठाएगा, सरकार को भी सोचना चाहिए। साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनके बारे में भी सोचने का वक्त है, क्योंकि दायित्व उनका बनता है। उनके पास उनकी विजिलेंसी क्या थी, यस। क्यों नहीं ध्यान में रहा उनके, ये होना चाहिए। अब प्रश्न जो है वो ये है कि अब जो बात आई है, शब्द एक भुनाया कॉकरोच, उसके बाद इंसिडेंट भुनाया गया, 2 इंसिडेंट लगातार हुए। अब टारगेट क्या है? टारगेट यहां पर जेनजी, जो यस। नहीं, पिछले 2 वर्षों से, 3 वर्षों से भारत के जेनजी को उकसाने की कोशिश हो रही है, जो नहीं हो रहा। ये मैं ऐसा मानता हूं कि ये सामने से ही दे दिया गया। राइट। क्योंकि नीट क्या है, एजुकेशन के अंदर अगर कुछ भी हुआ तो वहां पर जो लोग हैं वो जेनजी हैं आपके, ये सही बात। टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए एक और एक्टिविस्ट आ रहे हैं, कौन? जम्मू कश्मीर वाले हमारे। हाँ, 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 यस, वो भी पढ़ा अब मैंने। देखिए इसमें क्या है, ये इसने अभिजीत दिपके ने क्या कहा, मैं आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, और क्या मांग है उसकी, धर्मेंद्र प्रधान का त्याग रेज़िग्नेशन। पत्र यस। उनका। अब
जम्मू कश्मीर से जो आ रहे हैं वांगचुक जी, सोनम जी, वो भी कह रहे हैं अगर 6 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र नहीं दिया, मैं कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। ये लिख कर रखिए, कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ये हो सकते हैं। यस यस। पूरा मतलब नीचे जो खाका है वो तैयार किया जा चुका है। कौन सपोर्ट में थे आप सोच लीजिए, सारा का सारा लेफ्ट लिबरल दो लोगों के सपोर्ट में आया था, एक वो हेलेलैंग और एक ही अभिषेक दीपके। अभी यहां पर जो बात है विजिलेंसी सरकार की होनी चाहिए थी, ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारा जब हो ही चुका है तो देखिए क्या करेंगे ये, आकर ये करेंगे, धरना करने की बात करें, प्रोटेस्ट करने की बात करें। मैं अभी भी मानता हूं सरकार के ध्यान में ये सारी बातें हैं। सरकार ये मानती है कि जो सोशल मीडिया पर है वो जमीन पर नहीं आ सकता, इतनी संख्या में लोग एकत्रित नहीं होंगे, ये मानकर वर्तमान में तो सरकार चल रही है। अभी इसमें एक और जो इंसिडेंट हो गया वो हुआ, जो शब्द प्रयोग भी सही था, टारगेट भी सही था, और वो था ये कोचिंग माफिया। आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है, कोचिंग माफिया। आप देखिए कोचिंग सबसे ज्यादा भारत में कोचिंग एक राजस्थान का सिटी है कोटा। यहां पर आप जाइए, आपको हर दूसरे घर में, तीसरे घर में आपको केवल और केवल पीजी मिलेंगे। छात्र है वहां पर, छात्र छात्रा ही रहते हैं। क्या है वहां पर कोटा में? केवल और केवल कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स करवाते क्या है? आपको यूपीएससी पास कराएंगे, आपको नीट पास कराएंगे, नेट पास कराएंगे, यही करते हैं। पैसा कितना लेता है? केवल और केवल अगर पास हो गए बच्चे तो ये हमने किया। बच्चा अगर फेल हो जाता है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो बच्चा का, छात्र के पैसे भी गए, ऊपर से जो ये विफलता है उसका दायित्व छात्र और उसके माता पिता के सर पर मढ़ दिया जाता है। आपके बच्चे ने परिश्रम ही नहीं किया। अगर परिश्रम ही करना था तो घर पे नहीं रहते, कोचिंग में भेजा क्यों? ये कोचिंग माफिया जो है, मैं कल शाम की बात बताऊं, ये माफिया शब्द जो था उसका पूरा का पूरा सटीक उदाहरण कर बिहार से आया है। एक कोचिंग सेंटर वाले ने दूसरे कोचिंग सेंटर वाले के वहां पर जाकर फायरिंग की, और वो कोचिंग सेंटर वाले बहुत बड़े। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप पर जिसने टारगेट किया था वही खान सर। 21 चीज की खान है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ये भाई साहब ये कहते थे, जब यूपीआई की बात आई थी और अमेरिका ने जब टैरिफ वगैरह शुरू किया, तो भारत के कुछ लोगों ने अमेरिकन प्रोडक्ट पर प्रोटेस्ट करने, उसको बॉयकॉट करने की जब बात चली, तो ये कह रहे थे कि अगर क्या होगा, अमेरिका ने जीमेल बैन कर दिया। ये कोचिंग सेंटर का जो ये अंजना ओम कश्यप ने जो शब्द प्रयोग किया था, ये 2 कौड़ी के कोचिंग टीचर्स, ये कोचिंग माफिया, ये कहते हैं क्या होगा अगर अमेरिका ने जीमेल बंद कर दिया, तो बैन कर दिया। तो ये भाई साहब को ये नहीं पता, ये यूपीएससी और नीट के छात्रों को जो कोचिंग दे रहे हैं उनको ये नहीं पता कि यूपीआई जो है हमारा, यूपीआई हमारा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनसीपीआई। इसमें जीमेल की आवश्यकता नहीं है आपकी। राइट। लेकिन ये अब सोच लीजिए, ये कॉमन बात इनको नहीं पता। ये बोलते थे कि यूपीआई बंद हो जाएगा आपका। ये लोग यूट्यूब पर आकर बच्चों को पढ़ाकर जो सेलिब्रिटी बन रहे हैं, ये सेलिब्रिटी बनने के लिए ये जो कर रहे हैं, लाखों रुपए की फीस लेना। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि बिहार में ये खान सर की जो एकेडमी है, उन्होंने कहा कि हमारे 19,000 या कुछ कुल मिलाकर कहीं कुछ 12,000 छात्र हमारे पास हुए। एक और कोचिंग सेंटर वाले हैं जो पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे कुल मिलाकर 19,000 पास हो गए। अब ये 12,000 और 19,000 जो होते हैं वो करीब करीब 31,000 हुए पास। अब पुलिस की भर्ती जो थी वो 19,000 छात्रों व्यक्तियों के लिए थी, तो 31,000 पास कैसे हो गए भाई साहब?
हम्म, ये कोचिंग माफिया करते क्या है, एक छात्र है वो कहीं से, वो अपने परिश्रम से, मैं बिल्कुल इसका श्रेय जो है नीट या नेट या यूपीएससी में पास और एलिजिबल होने का जो श्रेय है वो उस छात्र के परिश्रम को ही है, ये यस, कुछ नहीं है। तो जब वो पास होता है, एलिजिबल हो जाता है, तो आप देखिए वो जो एडवर्टाइजमेंट इनकी बड़े बड़े, आप देखिए नेशनल न्यूज़पेपर में पूरे पूरे पेज के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। यस, एडवर्टाइजमेंट आप कभी कभी ध्यान से देखिए, आज एक का आ गया, आज मैं सो देख रहा था एलन का आया था, खान सर का देख लीजिए, इसका देख, आप सारे एक बार मिलाकर देखिएगा तो आपको मिलेंगे 4-5 छात्र तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो ये हर एक दिखाएगा। मतलब इनकी सफलता, जो छात्रों की सफलता है, उनके परिश्रम की सफलता है, उनके पेरेंट्स के पैसे से मिली सफलता है। ये फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, पैसे लेते हैं। तो ये पैसे से ली गई सफलता है, उनके माता पिता के परिश्रम के पैसे से, छात्रों का परिश्रम होता है, और ये कोचिंग माफिया श्रेय खुद खा जाते हैं और यस, उनके उनका फोटोग्राफ लेकर वो दूसरे छात्रों को अपने वहां पर आकर्षित करते हैं। तो यस सर। ये जो कुल मिलाकर जो पूरा चित्र बनता है, ये बनता है कि ये पूरा कॉकरोच पार्टी, फिर सोनम वांगचुक, फिर ये कोचिंग माफिया, ये सब कुल मिलाकर जो आ रहा है वो टारगेट भारत की जेन जी। सर एक तरफ वो आप सच कह रहे हो कि हाँ, कई ऐसे बच्चे, हजारों बच्चे जो अपने परिश्रम से आगे आते, और एक तरफ सर जब ये सारा मामला आया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो कई ऐसे मामले आए जो महाराष्ट्र से पकड़े गए। तो कई ऐसे मामले थे कि बच्चे जो थे काफी रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, जैसे किसी के पेरेंट डॉक्टर्स है, किसी के बड़े बड़े पोस्ट पे है। उन लोगों ने लाखों रुपए देके ये जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर लिया था। तो ये भी चित्र है सर कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत राह दिखाकर उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो डिसाइड करते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और सरकार को अब सच सच में सर हमने अब बोल सकते हैं हमने बॉर्डर तो सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ये जो इंटरनल अभी प्रॉब्लम है हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको बिल्कुल प्रूफ जो करना है उसको करना पड़ेगा सर, अन्यथा बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके अब 2029 में जब इलेक्शंस होंगे तो मन में रखेंगे कि हमारे साथ पेपर लीक का मामला हुआ, तो उनके कैसे वो नहीं करेंगे फिर वोट सरकार को। तो ये सीरियसली सोचने की बात है सर, अभी तक इसके ऊपर हमारे गृह मंत्री है या फिर अब प्रधानमंत्री है, उनको कुछ ट्वीट करते हुए भी हमने नहीं देखा। तो देखिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री प्रत्येक बात पर ट्वीट नहीं करते, ये हमें सर समझना चाहिए। ये बिल्कुल मानती हूँ सर, पर ये इतनी बड़ी बात है और एक मामला नहीं है सर, अभी ये लगातार ये 2-3 बार हो लेकिन चुका है। देखिए मैं आपको बताऊं, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग से है। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री देख रहे होते तो स्वाभाविक रूप से उनका एक्शन, उनका रिएक्शन, उनके ट्वीट्स, उनके वक्तव्य हमको मिल जाते, परंतु एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई कैबिनेट मिनिस्टर देख रहे हैं, दायित्व केवल उन्हीं का रहता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बुलाया गया होगा, सारी बात की जानकारी ली गई होंगी, कहां पर लूफॉल्स हुआ है वो ढूंढे होंगे। प्रश्न ये जो आपने उठाया, हमारे प्रथम सीडीएस जो थे विपिन चौहान जी, उन्होंने ये कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे से लड़ना है। हम 2 मोर्चों की सरहद सीमाएं जो हैं वो सील कर रहे हैं। ये आधा मोर्चा जो है उसकी सीमाएं सील करने का अब ये वक्त आ गया है। ये आधा मोर्चा जो है वो लेफ्ट लिबरल और एंटी इंडिया जो ऐसे लोगों का है। यहाँ पर ये आधा मोर्चा जो है वो पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका है। पूरा, यस, ये पूरी इकोसिस्टम है जो अभी एक्टिव है। वो चाहती हैं कि अभिजीत दीपके यहाँ पर आए, उसको सर आंखों पर बिठाएं और उसको 7वें आसमान पर चढ़ा दें। कांग्रेस की इकोसिस्टम भी लगी होगी कि जब अभिजीत दीपके आता है तो वहां पर भीड़ एकत्रित करनी है, तो ये आम आदमी पार्टी भी लोग बुलाएगी, कांग्रेस भी बुलाएगी, अखिलेश भी बुलाएंगे,
सब वहां पर लोग एकत्रित करेंगे, क्योंकि उनको ये एक कहानी हम सुनते थे कि वो एक कौवा जो पूरी लेकर आता है, वो डाली पर बैठा है और एक लोमड़ी नीचे बैठती है कि कब ये इसके मुंह से पूरी निकले और मैं खा लूं। तो ये कौवा जो है वो पूरी इनको, सत्ता नाम की पूरी जो है, ये इस कौवे के मुंह में दिख रही है, तो ये सारी लोमड़ियां हैं वहां पर एकत्रित हो जाए, ये कौवे के मुंह से सत्ता मिलने वाली। बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि इससे देश में इसके क्या अ, अ, आएंगे परिणाम। तो ये जो बात थी, ये आधा मोर्चा जो था, आधी सीमा, आधा मोर्चा जिसको हमें लड़ना था, उसको सील करने की बात है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, ये अब ऐसे व्यक्ति के हाथ में आना चाहिए जो व्यक्ति इसके लिए दायित्व लेकर कहें कि ये मेरा दायित्व है, अब की बार नहीं होगा। ये सर, ये तो सर हम ये जो, क्योंकि देखिए कोई भी युवा जो है, ये नीट का जो पेपर है या सीबीएसई के जो पेपर है, उनके साथ जो हुआ, एजुकेशन मिनिस्ट्री सीधी इसके साथ संलग्न है। ये जेनजी को टारगेट करने का इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। बिल्कुल। क्योंकि वो एक मूवी थी अच्छी, मैं नाम भूल गया उसका, कश्मीर फाइल्स। हाँ, कश्मीर। हाँ। नहीं, मैं भूल गया देखिए उसका नाम, लेकिन उसमें ये डायलॉग था, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। अच्छा। यस। तो ये अभी 12 वर्ष हो चुके हैं, वैसे ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि, और मेडिकल साइंस भी ऐसा शायद मानती है कि 12 वर्षों में एक व्यक्ति के शरीर का जो रक्त होता है वो पूरा का पूरा नया हो जाता है। व्यक्ति के विचार जो हैं वो 12 वर्षों में बदल जाते हैं। गुजरात में एक कहावत है कि आप 12 गांव चलो तो बोली बदल जाती, तब डायलेक्ट बदल जाती। तो ये बदलना चाहिए। 12 वर्ष हो चुके हैं, अब सिस्टम जो है इसमें ऐसे देश विरोधी, सिस्टम विरोधी ऐसे लोग अब नहीं होने चाहिए। परंतु अगर ये हो रहा है और जेनजी को उकसाने का अगर ये षड्यंत्र है, तो ये निश्चित रूप से मानना चाहिए कि ये जो है सिस्टम अभी भी उनका है, और अगर उनका सिस्टम है तो सिस्टम के जो हेड हैं वो हेड को आपको हटाना चाहिए। बिल्कुल सर। फेलियर है, इस ये फेलियर को आपको हटाना चाहिए, या फिर इस फेलियर ने ये कहना चाहिए कि सिस्टम कैसा होगा। एनटीए में देखिए, सीबीएसई में आपने तबादले कर दिए, एनटीए आज भी जस का तस है। राइट। एनटीए कर क्या रहा? यस। प्रधानमंत्री, बिल्कुल से मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो है वो सारी बातें वो देखते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर जो है वो आधुनिक भारत के चाणक्य भी कहे जाते हैं। तो किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण कैसे हो सकता है और उसके राजनीतिक परिणाम क्या आ सकते हैं, ये मैं मानता हूं कि अमित शाह के ध्यान से बाहर नहीं हो सकता। तो सर ये गिनतियां वो गिन गिन रहे होंगे। प्रधानमंत्री जो है वो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक, अभी अभी ही सभी का एक इवैल्यूएशन भी हुआ है, सभी मंत्रियों का कुछ दिन ही हुए हैं। तो इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मन बना चुकी है मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री भी, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अब उसके मिनिस्टर बदलने चाहिए, परंतु वर्तमान में ये नहीं बदले जाएंगे, ये निश्चित है। सर, बिल्कुल आप तो मतलब सही कह रहे हो, लेकिन वो सवाल यही है सर कि कब जागेगी सरकार और कब ये जो परीक्षाओं का जो करप्शन चल रहा है, जो बार-बार जो हम त्रस्त होते हैं सर, मैं भी खुद झेल चुकी हूँ क्योंकि 2024 में जब नेट का पेपर लीक हुआ था तो मेरा बेटा अपीयर किया था और वो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है मैं जानती हूँ। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी एक चेतावनी की तरह है कि जब अब 6 जून को पता नहीं क्या होगा जंतर-मंतर के ऊपर। लेकिन सर हमारी शिक्षा व्यवस्था जो सिस्टम है वो नहीं बदल पा रहा है। देखिए सर, बचपन से आपको भी याद होगा कैसे हम लोग मुर्गा बनते थे स्कूल में। हमको पहले मुर्गा बनाया गया, फिर कभी-कभार सर डाँट देते थे, टीचर डाँट देते थे, किसी को बाहर खड़ा कर देते थे, तो गधा बनाया गया।
फिर बाद में तो ऑब्वियसली घर में तो क्या उल्लू है क्या तू, ये भी कहा गया। अब सर देखो सर हम लोग हमारी जो प्रगति है वो कहाँ तक हम कॉकरोच बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार, सिस्टम या डीप स्टेट, ये सोचने की बात है। सर 6 जून को हम जरूर मिलेंगे, आपको बुलाएंगे फिर से प्लेटफॉर्म पे चर्चा अवश्य। करने के लिए कि क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको और सभी को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये सर, थैंक यू।